हम लोग क्या कर रहे थे, पिछला वीडियो में क्लास 10th का जो साइंस है उसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने इसका आधा पहले पढ़ा हुआ है। ये जो वीडियो है, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, मतलब पहला भाग नहीं देखा है इस वीडियो का, इस चैप्टर का अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है, पहला भाग नहीं देखा है, तो आप उसको जाके पहले देख लें। ठीक है, तो आपको आगे की चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमने आधा पढ़ा हुआ था। हम लोग उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से पहले का जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमने पढ़े हुए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि 1.2 और उससे आगे के जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे हम लोग अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा है, संयोजन मतलब संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक आपका जुड़ के क्या हो रहा है, मिलकर क्या कर रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं। ठीक है, CaO ये चूना है। ठीक है, जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना है। ठीक है, इसमें जब जल मिलाते हैं H2O, ठीक है, जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH2। ठीक है, तो ये आपका CaO चूना था, उसमें पानी मिलाया, मतलब यहाँ पे दो था, दो आपका अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले दो था ना, अभी इसमें एक बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे दो था, दोनों का मिलके एक बन गया, दोनों का संयोग हो गया। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसका और कुछ उदाहरण है, जैसे आपका कोयले का दहन, कोयले कार्बन होता है C+, उसमें ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे उसको, तो C+O2 मिलके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका दो था, पहले दो था, दोनों का संयोग होने से CO2 बना। ठीक है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग से क्या बना, एकल उत्पाद, मतलब एक उत्पाद बना जो जल है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी आपका अभिक्रिया होगा जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक MCQ क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछ सकता है तो वो CaCO3 होता है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आपका कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। ठीक है, ये मैंने चैप्टर को जो आपका है उसको पढ़ते पढ़ते जो आपको वहाँ पे पॉइंट लगा मेरे को कि आपका MCQ वहाँ से बन सकता है, उस पर उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो अभिक्रिया का प्रकार है, सॉरी नेक्स्ट नहीं है, इसी में है, क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आपका क्या हो गया, अगर आपका जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसमें आपने जो दो अभिकारक मिलाए उसमें क्या हुआ, एक उत्पाद का निर्माण हुआ, साथ में अगर उसमें ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा भी अगर बन रहा है, तो वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें CH4 ये मीथेन है। ठीक है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको अगर जलाएंगे, दहन करेंगे तो क्या होगा, CO2 बनेगा। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O बनेगा और ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपका जो भी आपका उत्पाद है उसके साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है, श्वसन यानी कि सांस लेना, ये भी ऊष्माक्षेपी आपका जो अभिक्रिया है उसका एक उदाहरण है। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, तो आपको लिखना है,
जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब श्वसन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे आप चावल खाए, ठीक है, आप ब्रेड खाए या फिर आप आलू खाए, कुछ भी खाए, तो उसमें क्या रहेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो उस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं ना, उस सांस में ऑक्सीजन रहता है और वो अंदर जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उससे अभिक्रिया करके क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। अब पे आपका और एक एमसीक्यू क्या हो सकता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ये आपको याद रखना है, शायद मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, इसको हम लोग ऑक्सीजन मिलाते हैं, फिर जल मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, ये आपका CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जो ऊर्जा हम लोग का शरीर को चलाने के लिए हम लोग को जो ऊर्जा चाहिए रहता है, ये ऊर्जा बनता है। उसमें CO2 भी बनता है और आपका H2O भी बनता है, साथ में क्या आपका ऊर्जा बनता है जो हम लोग उसको, जो हम लोग का शरीर में यूज होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया ये क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। संयोजन में क्या होता था, दो रहते थे आपका अभिकारक, वो एक साथ संयोग होते थे, ठीक है, आपको कोई भी दो रहते थे वो एक साथ संयोग होते थे और एक बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है, पहले एक रहेगा और ये टूटेगा और एक से अधिक बनाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। जो आप लोग का संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन उसका जस्ट उल्टा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए FeSO4 था, FeSO4 था, इसमें ऊर्जा दिए, ठीक है, तो ये क्या किया, Fe2O3 बनाया, साथ में SO2 बनाया और SO3 भी बनाया, ठीक है। मतलब पहले एक था, उसके बाद दो या दो से अधिक आपका जो उत्पाद का निर्माण हुआ इससे। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आपका अपघटन भी बोलते हैं, मतलब अपघटन होता है, टूटता है, ठीक है। तो आप इसका नाम से भी इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। संयोजन में दो से अधिक अभिकारक आपका मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें आपका क्या रहता है, एक अभिकारक रहता है और दो या उससे अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया रहता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका और एक उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है। चूना पत्थर में क्या होता है आपका, उसमें जब उष्मा देते हैं तो CaO मतलब चूना बनता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो ये भी आपका वियोजन अभिक्रिया का यानी कि अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चूना पत्थर का भी आपको हो सकता है MCQ में पूछे, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था संगमरमर का भी CaCO3 ही रहता है, ठीक है। तो ये CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। CaCO3 यानी कि चूना पत्थर में जब हम लोग उष्मा देंगे तो CaO चूना बनेंगे, जिसको बिना बुझा हुआ चूना या चूना बोलेंगे, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बनेगा, ठीक है। इसमें नोट्स कुछ लिखे हुए हैं मैंने। नोट क्या है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उष्मा दिए, इसके कारण से यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हुआ, तो इस प्रकार का जो भी अभिक्रिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन बोलेंगे, ठीक है। साथ में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग चूना या बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, का उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। तो यहाँ पे एक आपका MCQ हो सकता है कि आपका सीमेंट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग सीमेंट बनाने के लिए उसका उपयोग होता है, सीमेंट के निर्माण के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो जिन अभिक्रिया को आपका क्या होता है, जैसे एक में उष्मा का उत्सर्जित हो रहा था, इसमें उष्मा का शोषण होगा, जैसे इसमें उष्मा उसको ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे अभिक्रिया जिनमें उष्मा अवशोषित होता है, जिसमें उष्मा हम लोग को देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, उस प्रकार का जो अभिक्रिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप जैसे ही किताब में अगर आप इस पॉइंट तक आप पहुँचेंगे तो इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है,
तो आपको पता होगा वो पदार्थ क्या है। हम लोग है ना, हम लोग जो भी आदमी है गांव का अगर रहता है तो उसको पता रहता है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा सूत्र लिखना है। पदार्थ एक्स क्या है उसका नाम लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। तो हम लोग को पता है चूना है जिसको हम लोग सफेदी करने के लिए जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, चूना होगा और सूत्र CaO होगा। ठीक है, एक्स जो है उस पदार्थ का नाम होगा चूना और उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaO। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊपर एक में मतलब यहाँ पे लिखे गए पदार्थ एक की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, यानी कि चूना का जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो ये चूना क्या है, CaO है, जल क्या है, H2O है। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH बनता है, CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो CaO और H2O को मिलाने से क्या बनता है, CaOH2। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको देखिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहता है। मतलब कोई एक तत्व रहेगा या और वो कोई एक दूसरा तत्व जो अपने यौगिक के साथ रहेगा उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा। विस्थापन मतलब किसी चीज़ को हटा देना, विस्थापित कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका आयरन था और यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट था। अभी इसमें दोनों में अभिक्रिया हुआ और क्या किया, ये जो आयरन था इस कॉपर को हटा दिया और ये आपने मतलब सल्फेट के साथ खुद से मिल गया, तो ये क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया। ठीक है, मतलब ये जो आपका कॉपर का जो आपका ये था यौगिक था आपका CuSO4 जो यौगिक था, ये तत्व इसमें मिला और इसको विस्थापित कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, आयरन क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया, उसको भगा दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापित अभिक्रिया बोलेंगे, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो जिंक है ये CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ क्या किया, जिंक कॉपर को विस्थापित कर दिया, ये ZnSO4 बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर आपका अलग हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से Pb लेड है। ठीक है, लेड आपका CuCl2 कॉपर क्लोराइड था, ये लेड क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और Cl2 के साथ ये खुद मिल गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये पे PbCl2, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लेड क्लोराइड बोलेंगे, लेड क्लोराइड बनाया और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, जिंक तथा लेड, जो यहाँ पे जिंक और लेड था जो कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। मतलब कॉपर के कंपैरिजन में आपका जो जिंक और लेड है ये अधिक क्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है ना, तो ये कॉपर को उसके बहुत क्या है, यौगिक से विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा पदार्थ रहता जो आपका कॉपर से कम अभिक्रियाशील रहता तो वो उसको नहीं हटाता। कहने का मतलब विस्थापन अभिक्रिया आपका कब होता है, जब आपका जो ये एक यौगिक है उसके सामने उससे कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व आता है तो वो क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया और उसके कुछ उदाहरण। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट है हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। आपका Na2SO4 था और BaCl2 था, मतलब Na2SO4 को बोलेंगे सोडियम सल्फेट और BaCl2 को बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये दो आपका दो यौगिक था। ठीक है, इसके बीच क्या हुआ, आयन का आदान प्रदान हुआ, इसमें एक आयन लगा था SO4, इसमें एक आयन लगा था Cl2। अभी इसमें क्या हो गया, जो Na के साथ जो SO4 था वो Na के से हट गया और Na में कौन सा लगा, क्लोराइड में, तब ये Na के साथ इसका वाला आयन लगा और ये जो Ba था इसके साथ इसका वाला आयन लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, आपका जो आयन लगे हुए हैं उसका आदान प्रदान होता है, वो एक दूसरे का आयन दूसरे में चला जाता है। जिसमें Na के साथ जो आयन लगा था वो अभी इस बार में Ba के साथ आ गया। ठीक है, और यहाँ जो आपका Ba के साथ जो आयन लगा था वो Na के साथ आ गया। ठीक है, मतलब सोडियम के साथ जो आयन था वो यहाँ पे बेरियम के साथ आ गया और इसमें जो बेरियम के साथ आयन था इसमें सोडियम के साथ आ गया, मतलब इसका जो आयन था उसका आदान प्रदान हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्विविस्थापन। मतलब एक जगह से नहीं, दोनों जगह से विस्थापन हो रहा था। यहाँ पे क्या था, आपका एक जो आपका यौगिक था वो एक जगह से विस्थापित हो रहा था, यहाँ पे दोनों जगह से विस्थापित हो रहा है। ठीक है,
मतलब ये एक यौगिक था, ये एक यौगिक था, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि इस बार क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया है आपका। इस बार मेरे ख्याल से 30 या कुछ एमसीक्यू, ज़्यादा एमसीक्यू रहेगा, तो उसमें आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से अभिक्रिया लिखा हुआ रहेगा, आपको बोलेगा कि ये कौन सा टाइप का अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये एक को विस्थापित कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दो आपके ये हैं, आपके यौगिक हैं, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करें तो द्विविस्थापन विस्थापन होगा। ठीक है, जैसे आपका दो था, उसके बाद एक बना रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, पहले एक था, फिर उसमें से दो अभी उत्पाद बन रहे हैं, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया होगा। तो ये आप उसको देख के भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो नोट्स में मैंने कुछ लिखे हुए थे, क्या है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेपन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एमसीक्यू क्या हो सकता है कि अवक्षेप जल में अविलेय होता है। मतलब जो भी अवक्षेप होता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया से अगर अवक्षेप प्राप्त होता है तो क्या होगा? वो जल में नहीं घुलेगा, वो जल में अविलय होगा। अविलय मतलब नहीं घुलेगा। ठीक है, अभी हम लोग पहुंचते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अगला जो अभिक्रिया है वो है क्या? उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। उपचयन अपचयन। ठीक है, इसका एक आसान से परिभाषा पहले समझते हैं। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसको बोलेंगे आपका उपचयन। ठीक है, जिसमें आपका ये H2 था, इसमें ऑक्सीजन मिलके ये H2O बनाया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था, इसमें आपका हाइड्रोजन का वृद्धि होगा या फिर ऑक्सीजन का कमी होगा, दोनों हो सकता है। या तो हाइड्रोजन बढ़े या ऑक्सीजन घटे, इसमें या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे। ठीक है, तो इसमें CuO था और H2 था। ठीक है, CuO था और H2 था, तो ये Cu अलग हो गया और H2O बनाया, इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन इससे मिल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद जो आपका रेडॉक्स था उसमें क्या था? उपचयन अपचयन, मतलब कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? आपका दोनों आपस में एक साथ होगा, दोनों एक साथ होगा। ये आपका एक साथ अगर हुआ किसी अभिक्रिया में, दोनों अगर एक साथ हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन अपचयन बोलेंगे। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अगर एक साथ होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस उदाहरण को आप देखिए, परिभाषा तो आपको किताब से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। इस उदाहरण को देखिए, उदाहरण में क्या है? CuO है ये और यहाँ पे ये Cu अलग हो गया, मतलब यहाँ से आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया? कमी हो गया। तो आपको पता था ऑक्सीजन का कमी होने से क्या बोलते थे? उसको हम लोग अपचयन बोलते थे। यहाँ पे आप देखे होंगे ऑक्सीजन की कमी किस में होता है? अपचयन में। तो जैसे आपका ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे हट गया तो इसको अपचयन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि रहता था, उसको उपचयन बोलते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसमें आके ऑक्सीजन मिल जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, तो कहने का मतलब अपचयन और उपचयन अगर किसी एक ही अभिक्रिया में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब जो कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं, आपका ये चैप्टर का लास्ट पहुंच गया है। लास्ट में दो आपके और पॉइंट्स हैं, वो क्या है? एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। सिंपल है, इसको समझते हैं। संक्षारण क्या होता है? जब धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब उनसे अभिक्रिया करने के कारण धातु पर ऑक्साइड का परत चढ़ने लगता है तथा धातु का क्षय होने लगता है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जब भी कोई आपका धातु है, ठीक है, जब भी उसके कांटेक्ट में कोई भी अम्ल आएगा या फिर जो आर्द्रता पानी उनी जो भी है ना, अगर वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? उसके साथ वो अभिक्रिया करेगा और
उस पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और उसका क्षय होना चालू होगा। और जो क्षय होना चालू होगा उसी जो प्रोसेस है उसी को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, ये संक्षारण किसी भी धातु के लिए है। और अगर हम लोग सिर्फ आयरन का बात करें तो इसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आयरन के लिए यूज होता है, जंग लगना। ठीक है, अगर आपका एल्युमिनियम में कुछ लग गया तो उसको एल्युमिनियम का जंग नहीं बोलेंगे, जंग सिर्फ आयरन के लिए रहता है। तो किसी भी तत्व के लिए हो सकता है, किसी भी धातु के लिए हो सकता है। अगर किसी भी धातु में अगर उसमें कोई ऐसे पदार्थ आ गया उसके कांटेक्ट में जिससे वो अभिक्रिया कर रहा है तो क्या होगा, उसका जो बाहरी परत है उस पर एक लेयर बनना चालू होगा और वो धीरे धीरे वहाँ से क्षय होना चालू होगा, तो उस प्रोसेस को संचारण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, बसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ, खेलीय सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद तथा गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है उपचयित, यहाँ पे हम लोग इसको देखे थे। उपचयित कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, उपचयित कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बसायुक्त या तेल में मिला हुआ जब कोई हम लोग का खाद्य पदार्थ रहता है, खाने का सामान रहता है, तो उसको अगर हम लोग ज़्यादा देरी तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं, खाली हवा में रख देंगे तो ऑक्सीजन रहता है, हवा में ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ मिल जाता है और वो ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है। ऑक्सीजन मिलने से उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते थे ना, ये उपचयित हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, उसमें अभिक्रिया होता है और उसका जो स्वाद था और जो गंध था वो बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी खाने का पदार्थ है, ठीक है, ये खाने का पदार्थ है, इसको हम लोग क्या कर दिए, ये खाली हवा में छोड़ दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, इसके अंदर चला गया तो क्या हो गया, ये इसका स्वाद बिगड़ गया और इसका गंध आपका खराब हो गया। तो इसको बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। अब आप बताइए, जब इसमें ऑक्सीजन चला गया तब जाके उसमें विकृत गंधिता हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर हम लोग को क्या करना रहे, बचाना रहे, हम लोग अगर विकृत गंधिता से बचाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट से अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे करेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीजन से दूर करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा गैस डालेंगे जो इससे अभिक्रिया ना करे। ठीक है, इसके लिए आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू लिखा हुआ था, इसके लिए चिप्स का जो पैकेट रहता है आप देखे होंगे, चिप्स का पैकेट में भी हवा रहता है, मतलब उसमें भी गैस रहता है। चिप्स का पैकेट में भी गैस रहता है, हवा नहीं रहता है। हवा खाने का मतलब उसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे का जो मिक्सचर रहता है, सारे का मिश्रण को हवा बोलते हैं। ठीक है, और कोई एक गैस है तो उसको गैस बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका चिप्स का जो पैकेट है उसमें भी गैस रहता है, लेकिन उसमें कौन सा गैस रहता है, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो क्या हो जाएगा, विकृत गंधिता हो जाएगा, उसका स्वाद खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए उसमें एक ऐसा गैस डालते हैं जो उसके साथ अभिक्रिया ना करे, तो उसमें हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होता है, नोबल गैस होता है। ठीक है, मतलब ये आपका अभिक्रिया उससे नहीं करता है। ठीक है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसको नोबल गैस बोलते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग उस पर करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स के पैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया विकृत गंधिता से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन उसका सामने में ना आए, क्योंकि अगर जब ऑक्सीजन सामने आ जाएगा तो ऑक्सीजन उससे मिल जाएगा और उपचयित हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 10th का जो साइंस था, उसका जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण। इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो था। हमने इस चैप्टर का एक एक पॉइंट को, आप अगर किताब निकाल के देखेंगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसमें सारे पॉइंट्स जैसे 1.1 आपका 1.11 ऐसा करके जितने पॉइंट्स हैं मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कृपया करके कमेंट करिए। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर आपको अगर किसी दूसरा टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तब भी वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के आपका वो जो प्रॉब्लम है, जो आपका क्वेरी है, वो मैं आपसे क्लियर करूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसी प्रकार से
और भी चैप्टर्स जो हैं उसका भी आपको नोट्स, उसका एमसीक्यू के साथ उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर ऐसा ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।